अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने कौमी आमदनी के मयानात या डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करना है। दो शोबे माशियत को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने इनकम और इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर रखना है। साथ ही साथ हम कंजप्शन और सेविंग के रिलेशनशिप को भी देखेंगे। पर इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की तरफ चलें, आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट वीडियो अपलोड हो वो आप तक बआसानी और बर वक्त पहुंच सके। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी आ सके। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों ने कौमी आमदनी की डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करना है, जिसमें हम 2 सेक्टर्स को लेंगे। जहाँ पर स्लाइड्स की जरूरत होगी मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, और जहाँ पर खुद आप लोगों को इक्वेशन बताने की जरूरत होगी वहाँ मैं इक्वेशन भी लिखकर आप लोगों को डिफाइन करूंगी। प्रोफेसर जे.एम. केन्स ने 2 शोबी माशियात का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने 2 सेक्टर इकोनॉमी को लेते हुए इनकम को डिटरमिन किया। इनके मुताबिक किसी भी मुल्क में कौमी आमदनी अहम किरदार अदा करती है, और हमेशा हर खुशहाल मुल्क की इंडिकेशन उसकी कामिल रोजगार और लो इन्फ्लेशन से होती है, जिसका इन्हिसार सिर्फ 2 ही चीजों पर होता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि मजमूई तलब, या एग्रीगेट सप्लाई या मजमूई रसद। किसी भी मुल्क में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में जितना इजाफा होता चले जाएगा, उसकी आमदनी की सतह उतनी ही बुलंद से बुलंदतर होती जाएगी, और आमदनी के साथ साथ उस मुल्क की डेवलपमेंट का सफर भी शुरू हो जाएगा। कौमी आमदनी से मुतल्लिक मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मसावातें दी, जिसमें से डॉक्टर केन्स ने अपनी किताब में लिखा अमूमी नजरिया रोजगार, सूद और जर, जो कि उनकी काफी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने इनकम को डिटरमिन किया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हुए। अपनी किताब में वो इसके बारे में लिखते हैं कि जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आर इंटर रिलेटेड। इन तीनों थियरीज को हम एक दूसरे के साथ मिलाएं तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल होती है, जो कि हमारी इनकम में इजाफे का बाइस बनती है। वैसे केन्स के मुताबिक हमारी इनकम 2 चीजों का मजमुआ होती है, कंजम्पशन प्लस हमारी सेविंग्स। इनकम 2 ही हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, कंजम्पशन और सेविंग। आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा तो कंज्यूम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हिस्सा आप सेव करते हैं। यहाँ पर बाय हमारी इनकम है और एस हमारी सेविंग्स। साथ ही साथ सी हमारी कंजम्पशन है। कंज्यूमर का जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो ये होता है कि जो उसकी सेविंग होती है नॉर्मली वही उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पर आई हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम इस इक्वेशन 1 को कुछ इस तरह से तब्दील कर सकते हैं कि s की जगह हम रिप्लेस कर देंगे i को, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू c प्लस i, जो कि हमारी इक्वेशन 2 है। मैथमेटिकली अगर 2 इक्वेशंस एक साइड से बराबर हो तो उनको हम एक दूसरे के निमल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चैप्टर में देखते हैं, चैप्टर में भी केन्स की थियरी के मुताबिक इनकम पहले कंजम्पशन और सेविंग का मजमुआ है, लेकिन क्योंकि हमारी सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट भी कहलाती है, इसलिए हम एस को आई से रिप्लेस कर सकते हैं।
मैथमेटिकली हमारी दो इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, इसलिए हम अपनी इक्वेशन को तब्दील करते हुए y इक्वल्स टू y कर सकते हैं। जब हम y इक्वल्स टू y करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार करेगी कि c प्लस s इक्वल्स c प्लस i। मैथ्स के रूल्स के मुताबिक हम इस c को जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये c वहां जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन की शक्ल रह जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। c के साथ जब कैंसिल आउट होगा तो इक्वेशन हमारी रह जाएगी s इक्वल्स टू i, यानी ये अल्टीमेटली पहली इक्वेशन की शक्ल ही इख्तियार कर गया है। आप इसको इस तरीके से देख लें या आप इसको वैसे ही याद कर लें, तो सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल ही होती है। आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा है कि चूंकि दोनों तरफ अतराफ मुश्तरिक हैं तो मैथमेटिकली हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि y हमारी नेशनल इनकम होगी, c हमारी कंजम्पशन, s हमारी सेविंग और i हमारी इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद माशरत में सरकारी शोबा को शामिल करने के बाद ही हम कौमी आमदनी की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। अगर हमने एक बंद सरकारी माशरत को देखना है तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होगा। जो अभी हमने इक्वेशन स्टडी की है वो इंडिविजुअल की है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पर देखेंगे तो इस इक्वेशन में हमारा जी ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि हमने गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंक्लूड किया है तो हमारा जी फैक्टर भी इक्वेशन के अंदर शामिल हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हमेशा या गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो हमेशा टैक्सेस होते हैं। गवर्नमेंट की इनकम को इंक्लूड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि G इक्वल्स टू T, क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी इनकम है वो कलेक्टेड टैक्स है। इसलिए हम अपनी इस इक्वेशन 3 को तब्दील करके इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल्स c प्लस i प्लस g की जगह अब हम लिखेंगे t। अब हमारी इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 की शक्ल इख्तियार कर गई है। आपकी बुक में भी उन्होंने इसी तरह से g को t के साथ रिप्लेस किया है। बिल्कुल पहले वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अब कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्योंकि बराबर है तो c प्लस i प्लस t इज इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो डेफिनेटली इसमें से c और i जब कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग हमारे पास t इक्वल्स टू g रह जाएगा। Hence it is proven के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हमेशा गवर्नमेंट की इनकम हमेशा टैक्सेस ही होती है। आपकी बुक में भी कुछ उन्होंने इसी तरह से किया है। जब उन्होंने इक्वेशंस को बराबर रखा तो उनके पास इक्वेशन की ये शक्ल रह गई जो अभी हम लोगों ने डिराइव की है। लेकिन अगर हमने इस इक्वेशन में से सेविंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अपनी सेविंग्स को देखना है,
या कौमी सतह पर कितनी सेविंग्स की जाती हैं उसको देखना है, तो इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। चलिए हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करके देखते हैं। यहाँ पर C कैंसिल आउट हुआ है। अब हमने एक तरफ हमने I को S से रिप्लेस करना है एक साइड पर, और एक साइड पर हमने I को रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि हमने सेविंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम एक ही इक्वेशन में I को रिप्लेस करेंगे, दूसरी इक्वेशन में हम रिप्लेस नहीं करेंगे। चलें हम थोड़ा सा इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या शक्ल इख्तियार करती है। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर सेविंग्स को रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड पर रिप्लेस नहीं करेंगे। तो रिप्लेस किया तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, C प्लस S प्लस T इक्वल्स C प्लस I प्लस G। मैथमेटिकली अब इस इक्वेशन में से हम C को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो S प्लस T इक्वल्स I प्लस G है। अब इस सेवंथ इक्वेशन में से जब हमने सेविंग को अलहदा करना है, मैथ्स की सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग T को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास I प्लस G माइनस T रह जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 8 हमारे पास आ गई। आपकी बुक में भी कुछ उन्होंने इसी तरह से किया है, उन्होंने सिर्फ इसको इनक्लोज कर दिया है ब्रैकेट्स में, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि G सरकारी अखराजात हैं और T टैक्सेस हैं, ताकि जब अपने अखराजात में से गवर्नमेंट अपने इनकम जो कि टैक्सेस हैं को माइनस करेगी, तो ये गवर्नमेंट की सेविंग्स हैं, वो हमें हासिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की जगह ओपन इकोनॉमी का मुआवजा करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब हमारी इनकम में हम लोगों ने G के अलावा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को भी लेना है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को भी हम अपनी इक्वेशन में अब इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब हमने अपने इक्वेशन में 3 सेक्टर इकोनॉमी को लेना है। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमेशा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आती हैं। पहले क्योंकि हमने क्लोज ली थी तो हमारी इनकम इक्वल्स थी C प्लस I प्लस G, और अब क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स को भी लेना है तो हमारी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स भी इक्वेशन में ऐड है। Here X equals to एक्सपोर्ट्स या बरामदात, M हमारा इंपोर्ट्स होगा। यहाँ पर G हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट के अखराजात। अगर हमने अपनी इक्वेशन में मुआवजों के पेश नजर इनकम को देखना है, तो एक एंटरप्रेन्योर की इनकम हमेशा वो होती है जो उसके सारे अखराजात के बाद रह जाती है। एक एंटरप्रेन्योर की इक्वेशन में सबसे पहले फैक्ट्री का मालिक है, उसकी इनकम का इन्हिसार 2 चीजों पर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी जितना मुनाफा वो कमाता है, बचा हुआ मुनाफा जो कब रह जाता है, टोटल कॉस्ट के बाद, अपने सारे अखराजात के बाद। एक दुकानदार या किसी भी
फैक्ट्री मालक या एंटरप्रेन्योर का जो नफा है वो हम आर से जाहिर करेंगे, जो कि उसका प्रॉफिट है। अखराजात में उसको वेजेस देनी पड़ती है लेबर्स को, इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने कैपिटल के ऊपर, रेंट देना पड़ता है अपनी जगह के ऊपर, और टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और सी आर मिसलेनियस या कोई भी नागहानी अखराजात हैं उसके, प्लस डीए उसका डिप्रिसिएशन अलाउंस है, जो मशीनें खराब होने पर उसके अखराजात उसको बेयर करने पड़ते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन में सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन में वेजेस लिखेंगे जो उसने लेबर्स को देनी है, इंटरेस्ट लिखेंगे जो कि उसने अपनी कैपिटल के बदले में देना है, या हो सकता है मशीनों के बदले में देना हो या लोन के बदले में देना हो जो उसने बैंक से लिया हो। इसके अलावा हम उसके रेंट को देखेंगे जिसको कैपिटल रेंट कहा जाता है, सीआर। इसके अलावा मिसलेनियस के लिए मैं एम यूज कर रही हूँ जो कि उन्होंने भी यूज किया है, और एक्चुअली यहाँ हम रेवेन्यू टोटल आर प्लस लेते हैं। ये रेंट जो उसने लेबर्स को देनी है, इंटरेस्ट जो उसने बैंक को देना है, कैपिटल रेंट जो उसने पे करना है, आर किसी भी किस्म का रेंट हो सकता है जो उसने देना है, प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंस जो कि मशीनों की शिकस्त होने पर उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। हम आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने स्टडी करना है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन का जिक्र आया है तो कंजम्पशन फंक्शन का भी जिक्र आएगा। हमारी कंजम्पशन जो कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, हमारी आमदनी का वो हिस्सा होती है जिसे हम लोग अपनी बराह रास्त जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए खर्च करते हैं और तस्कीन हासिल करते हैं। बास लोग अपनी अशाए जरूरियात वगैरह पर ज्यादा खर्च करते हैं, कुछ लोग कम खर्च करते हैं, लेकिन ये तमाम अखराजात उसका सर्फ या उसकी कंजम्पशन कहलाते हैं। लेकिन इसमें पायदार अशिया, ज़िया पज़ीर अशिया, खिदमात वगैरह हम सब चीजों को भी शामिल कर लें। हमारी कंजम्पशन का इन्हिसार डेफिनेटली हमारी इनकम पर होता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा आपकी कंजम्पशन होगी। जिस तरह से आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी उसी लिहाज से आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। हम अपनी स्लाइड में देखते हैं कि कंजम्पशन क्या है। पहले आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचें कि कंजम्पशन क्या है। डेफिनेटली कंजम्पशन वही खर्चात हैं जो हमें इनकम के बदले बेयर करने पड़ते हैं। जब भी आप किसी चीज को पे करते हैं वो आपकी इनकम ही है, चाहे वो आपको पेरेंट से हासिल हुई हो, अपनी नौकरी से हासिल हो, या कहीं से भी गिफ्ट इनकम आई हो। क्योंकि हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, तो एडम स्मिथ ने इसके बारे में कुछ इस तरह से कहा कि कंजम्पशन इज द सोल एंड पर्पस ऑफ ऑल प्रोडक्शन। अगर कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन का पर्पस या मकसद भी खत्म हो जाएगा। जब तक कंज्यूम होती रहेंगी चीजें तब तक पैदावार होती रहेगी। मैंने आप लोगों को अभी भी ये एक्सप्लेन किया कि कंजम्पशन इज एन एक्ट ऑफ स्पेंडिंग इनकम for buying the goods and services to satisfy our wants। हम हमेशा जब भी कंजम्पशन करते हैं जब हम लोगों को अपनी जरूरियातें जिंदगी या अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है, इसलिए हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा कंजम्पशन होगी, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स क्या है ये हम लोगों ने देखना है। सबसे पहला और मेजर डिटर्मिनेंट जो है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, विच इज अ रियल इनकम
that you get after paying off your taxes. ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी रियल या डिस्पोजेबल इनकम आपके टैक्सेस पे करने के बाद ही आपको हासिल होती है। साथ ही साथ आपकी डिस्पोजेबल इनकम में आपकी वेल्थ एसेट्स भी शामिल हो सकते हैं और आपकी फ्यूचर इनकम हो सकती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहां से अगर आपको कुछ नफा हासिल होगा वो भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी कंजम्पशन का इन्हिसार एक्चुअल प्राइस लेवल पर होगा। प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी तो आपकी कंजम्पशन भी चेंज होगी। साथ ही साथ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जनरल प्राइस लेवल के बारे में, आप अपनी कंजम्पशन को उस लिहाज से चेंज कर देंगे। अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, आप अपनी कंजम्पशन को डेफिनेटली चेंज करेंगे। इंटरेस्ट ज्यादा होगा आप बैंक में रखेंगे, इंटरेस्ट कम होगा आप लोग इन कैश करेंगे, पैसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। खवातीन नॉर्मली मर्दों से ज्यादा स्पेंड करती हैं। और फैमिली साइज भी डिपेंड करता है कि जितना बड़ा फैमिली साइज होगा उतनी ही ज्यादा आप लोगों की कंजम्पशन होगी। अगर हमने इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखना है तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंजम्पशन हमारी डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है, साथ ही साथ हमारी वेल्थ पे डिपेंड करती है या आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करती है, आपकी प्राइसेस किस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है चीजों की, अशिया और खिदमत की, उस पर डिपेंड करती है, आपके एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पर डिपेंड करती है, आपका जिन्स क्या है उस पर डिपेंड करती है, या आप लोग एज पर डिपेंड करती है, या अनगिनत के रीजंस हो सकते हैं, फैशन पर डिपेंड करती है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है। हर इंसान एक ही तरह की कंजम्पशन नहीं करता। समटाइम्स लोग वेस्टर्न कपड़ों को प्रेफर करते हैं लेकिन अपनी चॉइस की वजह से कुछ लोग उनको प्रेफर नहीं करें तो वो उनकी कंजम्पशन वेस्टर्न के लिए कम होगी, जो लोग उसको प्रेफर करेंगे उनकी कंजम्पशन उसके लिए ज्यादा होगी। तो जब भी हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स को हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है या इनका बगौर जायजा लेना है। आपकी बुक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक में भी कुछ उन्होंने इसी तरह से लिखा है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये दो एरोस इस पर बने हुए हैं। करना होता है तो हमें इक्वेशन की शक्ल में लिखने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। इक्वेशन की शक्ल में लिखने के लिए फंक्शन को खत्म करना है अगर, तो आपको एक कांस्टेंट लिखना होता है, साथ ही साथ एक कोएफिशिएंट और वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में c हमारा कांस्टेंट है, जो कि तब्दील नहीं होगा। d हमारा स्लोप है, स्लोप का मतलब है कि इसमें मामूली सी तब्दीली भी पूरे के पूरे फंक्शन में तब्दीली ले आएगी। और y हमारा वेरिएबल है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन इंटरडिपेंडेंट है। जब भी b में तब्दीली आएगी डायरेक्टली c में तब्दीली आएगी। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी y इक्वल्स टू 0 हो, एक इंसान की इनकम बिल्कुल 0 है, एक इंसान बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहा, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगी। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होती। आपकी बुक में भी कुछ उन्होंने इसी तरह से लिखा है कि ये ऑटोनमस कंजम्पशन है सी नॉट, जिसे खुद इख्तियार सर्फी खर्च भी कहते हैं। अगर आपकी इनकम भी 0 है फिर भी आपकी ऑटोनमस कंजम्पशन एग्जिस्ट करेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बीइंग अ लिविंग थिंग या बीइंग अ ह्यूमन आप लोग अपनी कंजम्पशन को 0 कर सकें। कुछ ना कुछ इंसान को कंज्यूम करना पड़ता है। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहेगी। डी की वैल्यू जो है हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी। ये वाला भी या तो इसकी वैल्यू टोटली 0 हो सकती है या इसकी टोटली 1 हो सकती है। इसके अलावा कोई सूरत हाल इख्तियार नहीं कर सकती।
इन बिटवीन ही हम वैल्यूज को ले सकते हैं या ये इसके दरमियान ही एग्जिस्ट करेंगे बाय रूल। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग एपीसी ओस्ट में लाने तरफ और एमपीसी की तरफ जाएंगे। साथ ही हम गोशवारों की मदद से कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।